तो लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस का कोड देखने आए हो? तो इसे करने के पहले इसका लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हमें एक अनशॉर्टेड एरे दिया हुआ है। सबसे पहला चीज़ यही तो है कि हमें इसे शॉर्ट कर लेना है, ताकि हम लोग खुद के खुली आंखों से देख पाएँ कि कौन सा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस बड़ा है एंड कौन सा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस छोटा है। एक बार शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करने के बाद हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसका लेंथ ज़ीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर इसका कोई लेंथ ही नहीं, यानी कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, उस टाइम पे क्या होगा, कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ज़ीरो, तो हमें उसी पॉइंट पे ज़ीरो रिटर्न कर देना है। अदरवाइज़ अगर मेरा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ज़ीरो नहीं है, यानी कोई लेंथ प्रोवाइडेड है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लीस्ट मीन निकाल लेना है। लीस्ट मीन क्या होता है? लीस्ट मीन की मेरा वन है, तो वन के बाद टू आ रहा है, तो टू के पहले वाला वैल्यू क्या था, वन, तो यानी कि टू के लिए लीस्ट मीन क्या है, वन। फिर थ्री आ रहा है, तो थ्री के लिए लीस्ट मीन क्या है, टू। तो हमें इसके लिए एक वैल्यू को बना के रखना है। तो इस वैल्यू को अगर बना के रखना है तो हम क्या करेंगे, लीस्ट मीन यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे और उसको हम लोग इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से इनिशलाइज कर लेंगे। उसके बाद हमको लॉन्गेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर एरे में एक भी वैल्यू है, इसका मतलब है लेंथ वन है, ठीक है, यानी मिनिमम कंसेक्यूटिव सीक्वेंस वन ही होगा। तो उस पॉइंट पे हमें लॉन्गेस्ट को वन से ही इनिशियलाइज करना है एंड देन अपने करंट के वैल्यू को ज़ीरो रखना है, ठीक है, जो कि हम लोग के प्रेजेंट टाइम पे जो भी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है उसको पॉइंट कर सके। उसके लिए हम लोग करंट को ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। एरे को शॉर्ट कर लेना है, जो कि मैंने पहले ही बोला। उसके बाद हम लोग को अपना लूप रन करना है। लूप रन करना है ज़ीरो से लेकर के नम्स डॉट लेंथ तक, क्योंकि हमें अपना कंसेक्यूटिव सीक्वेंस पूरे एरे में सर्च करना है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या मेरा लीस्ट मीन एग्जिस्ट करता है। लीस्ट मीन कहने का मतलब है कि मान लो मेरे नम्स ऑफ आई का वैल्यू वन है, ठीक है, वन से छोटा वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो क्या कोई ज़ीरो वैल्यू एग्जिस्ट करता है? तो इसका अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मेरा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। इफ़ एग्जिस्ट नहीं करता है, उस पॉइंट पे हमें आगे बढ़ना है। टू है तो टू, अगर मेरा टू जैसे ही मेरा वैल्यू आया, उसके बाद मेरा जो आया वैल्यू वन, यानी वन एंड टू ऑलरेडी एरे में था और अभी हम लोग सेकेंड वाले पोजीशन पे है और मेरा जो फर्स्ट वाला पोजीशन वन है, तो उस टाइम पे जो मेरा लास्ट मीन है उसका वैल्यू हो जाएगा वन। तो इसका मतलब वन एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वन एग्जिस्ट करता है, हम लोग लास्ट मीन के वैल्यू को अपडेट कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई के लिए, क्योंकि वन के बाद अगर टू एग्जिस्ट करता है तो टू के बाद अब थ्री आएगा, ठीक है, जो कि मेरा कंसेक्यूटिव सीक्वेंस का हिस्सा होगा। अगर मेरा थ्री आता है तो थ्री के पहले मुझे टू को ढूंढना होगा ना, इसलिए हम लोग लास्ट मीन को उसके पहले वाले का जो वैल्यू रहेगा उससे इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग अपना जो करंट है उसका वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी नम्स ऑफ आई लास्ट मीन के इक्वल नहीं है, उस पॉइंट पे हमें क्या कर देना है, लास्ट मीन का वैल्यू को अपडेट कर देना है नम्स ऑफ आई के, क्योंकि मेरा लास्ट मीन सबसे पहले मीन वैल्यू के इक्वल है, यानी माइनस इन्फिनिटी के इक्वल है, तो हम उसे माइनस इन्फिनिटी तो रहने नहीं दे सकते। जो मेरा एल का पहला वैल्यू आएगा वही मेरा लास्ट मीन का वैल्यू बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट मीन के अंदर हम लोग मीन ऑफ आई का वैल्यू डाल देंगे, जो भी मेरा नम्स ऑफ आई का वैल्यू रहेगा वो, और उस टाइम पे हम लोग करंट का पोजीशन अब वन से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि ये मेरा करंट ट्रैक करता है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, कौन सा मतलब कौन सा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस आया है जो ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मेरा करंट का वैल्यू वन है तो इसका मतलब ये है कि अभी एक लॉन्गेस्ट मीन इनिशियलाइज हुआ है, एंड उसके बाद अगर लॉन्गेस्ट मीन मिलते गया तो मेरा एक एक वैल्यू करके इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है और 101 102 103 एंड 104 है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्योंकि मेरा 1 से लेकर के 5 है, तो यहाँ पर से मुझे एक करंट का वैल्यू 5 मिला और लॉन्गेस्ट के भीतर 1 था, तो 1 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट के भीतर 5 चला जाएगा। फिर मुझे करंट के वैल्यू को वापस से क्योंकि जैसे ही मेरा 100 आ गया तो 5 के बाद 100 कोई लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस तो है नहीं, 5 के बाद तो 100 आना नहीं चाहिए, 6 आना चाहिए। इसका मतलब है 100 से एक नया कंसेक्यूटिव सीक्वेंस स्टार्ट होता है। उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग 100 पे जाएंगे। 100 जैसे ही आए उस पॉइंट पे करंट का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, फिर करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा 101 102 103 104 ऐसे करते करते 104 तक गया, ठीक है। जैसे इसका वैल्यू 104 तक गया, उस पॉइंट पे हमें ये बात समझ आ गया कि 104 का जो वैल्यू है वो मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे लॉन्गेस्ट में, ये कंपेयर करेंगे कि पहले मेरा लॉन्गेस्ट का वैल्यू 5 था, अभी जो मेरा करंट का वैल्यू आया है वो क्या है, 4 है, तो 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा 5 बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा। इसलिए मेरा जो लॉन्गेस्ट है 5, वो हम
रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को एक इफ़िशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व कर लेंगे। एक लूप रन किया है ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की है ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट्स सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।